बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं निशा आपका स्वागत करती हूं और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भूकंप की। ये बहुत बार हम लोग सुन चुके हैं और महसूस भी कर चुके होंगे। तो आज चलिए जानते हैं कि आखिर ये भूकंप आता क्यों है। तो आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर हलचलें चल रही हैं। कहीं पर्वत का निर्माण हो रहा है, कहीं जो स्थल भाग है वो समुद्र के नीचे चला जा रहा है, धंस रहा है, या कहीं भ्रंश पड़ रहे हैं। तो जो पृथ्वी का आंतरिक बल है और जो बाह्य बल है, दोनों इसको प्रभावित करते हैं। अब आंतरिक बल की बात कर ले तो हमने क्या देखा है कि पृथ्वी का बीच में क्रोड है, फिर उसके ऊपर धात्विक मेंटल है, फिर इसके बाद आपकी भूपर्पटी है, और ये तीनों लेयर्स घूम रही है, ऐसा नहीं कि स्थिर अवस्था में। और जो हमारा लैंड एरिया है या हम महाद्वीप की बात करें तो ये इसके ऊपर तैर रहा है, मैग्मा के ऊपर। तो क्रोड सबसे बीच का, फिर आपका मेंटल, फिर आपका भूपर्पटी और क्रस्ट। अब इसमें जब हलचलें होंगी, भ्रंश पड़ेंगे, और ऐसा तो है नहीं कि हमने गारे और मिट्टी से बिल्कुल एक के ऊपर एक ईंटें लगा रखी हैं, या अंदर अगर कुछ प्रोसेस चल रहा है तो जाहिर सी बात है बल पड़ेगा, और उसी बल के कारण आंतरिक जो हलचलें उत्पन्न हो रही हैं वो आपके भूकंप के लिए उत्तरदायी हैं। अब भूकंप एक तो प्राकृतिक हो सकता है, दूसरा मानव के द्वारा किए हुए कृत्य की वजह से भी भूकंप आ सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे अस्थिर जगह हैं, वहां पे अगर हम बड़े झीलों का निर्माण कर देते हैं, सड़कें बना देते हैं, या कोई परमाणु परीक्षण हो रहा है, जैसे अभी पोखरण में, अभी नहीं कह सकते हैं, पोखरण में जब हुआ था तो काफी दूर वाले एरिया में भूकंप आए थे, झटके महसूस हुए थे। तो प्राकृतिक तो कारण होता ही है, मानव भी उसके लिए उत्तरदायी हो सकता है। भूकंप यानी भूमि का कंपन। क्लियर हो गया। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये है क्या, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि भूकंप का केंद्र क्या है, मूल क्या होता है। अब मूल जहां से उसकी उत्पत्ति हो रही है और जहां पे वो सबसे पहले पहुंचेगा, वेव्स कौन कौन सी होती हैं, तो PSL, इन वेव्स के बारे में पता करेंगे। साथ में ये जानेंगे कि P कहां से कहां तक विचरण कर सकती है, S कहां से कहां तक। तो चलिए ये भी बताते हैं कि जो P वेव्स होती है वो आपका जो विचरण करेगी वो तीनों पे विचरण कर सकती है। यानी वो स्थल अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ पहुंची है तो ये यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी, यानी वो क्रोड, मेंटल और क्रस्ट तीनों पे P वेव्स विचरण कर सकती है। जबकि S की बात करें तो वो जो है सिर्फ यहाँ क्रोड के अंदर नहीं जा सकती है, यानी वो तरल पे विचरण नहीं कर सकती। यानी ये भी चीज हमको बता रही है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। इसका जानने का जो मुख्य स्रोत हमारे पास है सिर्फ अभी भूकंप ही है। और अगर हम एल की बात करें तो ये सरफेस पे ही ऊपर, ठीक है, यही विचरण करती है। तो इन्हीं के बारे में चलिए देख लेते हैं। तो भूकंप के जो कारण होंगे वो प्राकृतिक के साथ साथ कृत्रिम भी हैं। प्राकृतिक में ज्वालामुखी क्रियाएं ये कारण होंगी। विवर्तनिक जो अस्थिरता है वो है, और संतुलन स्थापना प्रयास भी है। वलन, भ्रंशन, प्लूटोनिक घटना होगी, भूगर्भिक गैसों का फैलाव होगा। यानी ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है तो कोई भी चीज ऊपर आ रही है, अगर पृथ्वी पे मैग्मा मान लीजिए ऊपर आ रहा है तो ये क्या करेगा, प्लेटों पे को पुश करेगा, ठीक है। भरता हुआ आ रहा है वो अलग चीज है, लेकिन जब वो ऊपर आएगा तो ऐसे ही थोड़ी ना टूट जाएगा। या आपके यहाँ कोई चोरी करने आएगा तो आप थोड़ी ना कह दोगे हाँ ताला खोल दे रहे हैं, ले जाओ सब तो ऊपर कोई चीज आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा कि हिलेगा कि नहीं हिलेगा। किसी को मारिए तो वो पीछे जाएगा या आगे जाएगा, कुछ तो होगा। तो वहां यहाँ भी तो वही चीज है कि अगर ज्वालामुखी क्रिया हो रही है तो यहाँ पे जब दबाव पड़ेगा तो क्या उत्पन्न होगा, जो मैग्मा आएगा वो अलग चीज है, लेकिन भूकंप पहले आएगा। फिर विवर्तनिक अस्थिरता अगर है, प्लेट आपकी ऊपर नीचे है तो वो अपने आप को बैलेंस करेंगी।
अगर बल लग रहा है आगे या पीछे या कोई प्लेट टकरा रही है तो भी होगा। गैसों का फैलाव, अंदर हमने बोला कि जो तीनों प्लेट्स हैं आपकी वो विचरण कर रही, चल रही हैं, तो जब चलेंगी तो घर्षण होगा तो गैसेस उत्पन्न होगी और नीचे तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वो गर्म जो हवा है हमको भी पता है कि वो ऊपर की ओर आएगी, तो वहां भी क्या होगा कि गैसों का फैलाव होगा। जहां पे खाली जगह मिलेगी वहां पे भरते हुए वो आगे ऊपर आ रही है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, भूकंप आएगा। फिर इसमें ध्यान रखिएगा प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, ये सिद्धांत रीड के द्वारा दिया गया है और इनका कहना है कि अगर एक कोई प्लेट है या कोई ये चट्टान है तो अगर इसमें बल पड़ रहा है या खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, ये इधर और ये इधर, तो खिंचाव उत्पन्न होगा, तो एक इसकी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद वो टूट जाएगी और उसके कारण भी आपको भूकंप जैसी अनुभूति होगी। और जब भूकंप आता है बेटा तो रेडान गैस आपके चारों ओर बढ़ जाती है, तो रेडान गैस की वजह से भी हम पता लगा सकते हैं कि भूकंप आने वाला है। फिर भूकंप का वर्गीकरण हम 3 रूप से कर सकते हैं, एक तो सामान्य, दूसरा जो आपका होगा वो मध्यवर्ती होगा और तीसरा आपका जो है वो प्राकृतिक। अब सामान्य का क्या है, वो 0 से 50 किलोमीटर, जो उसकी रेंज होगी वो 0 से लेकर के 50 किलोमीटर होगी। फिर 50 से 250 किलोमीटर मध्यवर्ती की होगी और पाताली जो होगा, जो बहुत नीचे से उत्पन्न होगा, वो होगा 250 से 700 किलोमीटर। अगर आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रखी होगी तो ये बताइए आप लोग कमेंट करके कि आखिर ये 700 कोर में पढ़ा है कि मेंटल में पढ़ा है, ठीक है। तो यानी जो भूकंप है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, कोर से होता है कि मेंटल से होता है कि भू परपटी या क्रस्ट से होता है, ठीक है। तो ये वाला आप कमेंट करके हमको बताइएगा। तो ध्यान रखिए जो सामान्य होगा वो सिर्फ 50 किलोमीटर, तो ये 50 किलोमीटर का क्या मतलब है कि ये आपके भू परपटी वाले क्षेत्र पे होगा। फिर 50 से 250 किलोमीटर मध्यवर्ती वाला आएगा और 250 से 700 किलोमीटर जो है वो नीचे से आएगा, ठीक है। अब नीचे से आएगा तो वो ज्यादा विनाशकारी होगा, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर भूकंप की तरंगों की बात कर लेते हैं कि आखिर भूकंपी तरंगे होंगी क्या। भूकंपी तरंगे प्राथमिक जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, फिर द्वितीयक सेकेंडरी वेव्स है और धरातली जो है वो सरफेस पे चलने वाली वेव्स या एल तरंगे है, ठीक है। अब मार्ग क्या होगा, याद रखिएगा कि जो प्राथमिक तरंग है वो तीनों पे चल रही है, कोर पे भी चल रही है, मेंटल पे भी चल रही है और आपके भू परपटी पे भी चल रही है क्रिया, ठीक है। तो यानी ये तीनों पे विचरण कर सकती है। ये तो तरल अवस्था में है, यानी ये ठोस में भी चल सकती है और तरल में भी चल सकती है। भू परपटी तो पूरी तरीके से आपकी ठोस है, ये जो है मिला हुआ रूप है। तो जो पी तरंग है वो आपकी ठोस और तरल दोनों पे चल सकती है, लेकिन जब वो तरल में जाएगी तो उसकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। तो ध्यान रखने वाली चीज यहाँ पे ये है कि पी तरंग दोनों ही मार्गों पे विचरण करेगी, यानी पृथ्वी के तीनों भाग पे ये जा सकती है, कोर में भी जा सकती है, मेंटल में भी जा सकती है और भू परपटी पे भी ये विचरण कर सकती है। और गति कितनी होगी, सर्वाधिक होगी। सर्वाधिक का मतलब ये है कि इन दोनों से इसकी गति तेज है, बट तरल में जब ये जाएगी तो गति इसकी धीमी हो जाएगी ठोस की अपेक्षा। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं द्वितीयक पे। द्वितीयक जो है वो केवल ठोस पे चलेगी, तो ध्यान रखिएगा कि केवल ठोस पे चलने वाली तरंग कौन सी है, वो आपकी एस है। और एल भी ठोस पे चलेगी, लेकिन ये
मेंटल पे न जाकर के सीधे सिर्फ पृथ्वी के ऊपरी भाग पे ही चलेगी और सबसे लंबा मार्ग तय करेगी ये। यानी एस जो है वो सबसे कम कर रही है। ये आपकी प्राथमिक तरंग तो पूरा ये क्रॉस करके जाएगी और धरातली तरंग जो है वो पृथ्वी का ऊपरी भाग का सबसे ज्यादा जो पोर्शन है उसको कवर करेगी। तो विनाशकारी कौन होगा? जो अंदर हलचल मचा रही है। क्यों? आपके अंदर बहुत गुस्सा चल रही, किसी ने आपको डांट दिया या गलत बोल दिया, लेकिन जो एक तड़ाका मार दे, अंदर उसके कुछ नहीं है, बाहर मार दे, तो हलचल कौन पैदा कर रहा है? जो बाहर मार दे। यानी जो धरातली एल तरंग है वही सबसे ज्यादा विनाशकारी होगी आपके लिए, क्योंकि आप पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी के अंदर नहीं हैं। ठीक, याद हो गया? फिर गति सर्वाधिक तीव्र होगी प्राथमिक तरंग की, लेकिन ये जो है इसकी 40% कम होगी आपके एस तरंगों के मुकाबले, और जो गति होगी वो जो प्रकाश तरंगे हैं उनके समान इसकी होगी। फिर धरातली तरंग बहुत धीमी गति से आराम से चलेगी। बेटा तुम लोग खूब उछल कूद मचा लो, फिर हम बताएंगे। जैसे क्लास में बच्चे शैतानी करते रहते हैं और एक टीचर बहुत आराम से एंट्री करता है और दे धड़ाधड़ शुरू हो जाता है, तो वो काम कर रही है आपकी एल तरंग। ठीक है, एल तरंग क्या करेगी? बहुत धीमी गति से आएगी, क्योंकि लंबा रास्ता भी है, स्पीड भी कम रहेगी, लेकिन विनाश बहुत मचा देगी, ले उठा पटक मचा देगी। ठीक है, तो आशा है याद हो गया होगा। 3 तरंग है, प्राथमिक, द्वितीयक और धरातली तरंग। जो आपकी पी तरंग है या प्राइमरी वेव्स है वो दोनों पे चलेगी, ठोस और तरल पे, लेकिन तरल पे इसकी स्पीड कम होगी ठोस की अपेक्षा, लेकिन इन दोनों की अपेक्षा इसकी गति सर्वाधिक होती है। इससे कम होगी आपके पी तरंग की, और सबसे कम या बहुत धीमी गति से चल रही है आपकी एल तरंग। पी तरंग दोनों या तीनों हम बोल सकते हैं, कोड, मेंटल और क्रस्ट, यानी तरल और ठोस दोनों पे चल रही है। ये केवल ठोस पे चलेगी और ये केवल पृथ्वी के ऊपर यानी भूपर्पटी पे विचरण करेगी। बस यही क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसी को याद कर लीजिए। अब मुझे लग नहीं रहा कि रटने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रटना मना है वैसे भी। अब भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफी स्केल, जो स्केल है वो 3 स्केल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो आपकी स्केल है वो रिक्टर स्केल है। इसी से 0 से 10 तक मापा जाता है, यानी 0 से 5 तक अगर आ रहा है तो 5 भी बहुत ज्यादा है भूकंप, लेकिन अगर 10 आ जाए तो वो पूरा विनाश मचा देगा। पहले राशि के द्वारा फेरल स्केल वो मापक है 1 से 11, मार्केली स्केल का मापक है 12, और ये अनुमान पे आधारित है बेटा, लेकिन रिक्टर स्केल जो है वो गणितीय आधार पे आधारित है, तो ये ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। साथ में एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को कि ये जो पी वेव्स हैं, मान लीजिए ये यहाँ केंद्र है कि ये मूल है, यहाँ पे आपका भूकंप मूल। ठीक है, भूकंप मूल से यहाँ पे भूकंप आया, इसको बोलेंगे भूकंप केंद्र। ठीक, चलिए दूसरे पेज पे बना देती हूँ। ये मान लीजिए पृथ्वी, ये आपका हो गया पृथ्वी की आंतरिक भाग, ये हो गया कोड, ये हो गया मेंटल, ये हो गया आपका भूपर्पटी। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी भूकंप मूल यहां पे शुरू हुआ, तो यहां से ये सीधे जाएगा और ये कहलाएगा आपका भूकंप केंद्र। ठीक, अब वेव कौन सी उत्पन्न हुई? मान लीजिए ये पी वेव है, तो पी वेव हमने आपको बताया कि ये कहां से जाएगी, यहां से, यहाँ पूरा ये क्रॉस कर लेगी। 21 मिनट यानी भूकंप यहाँ पे जो आ रहा है उसके 21 मिनट बाद यहाँ पे
महसूस हो जाएगा। तो ये विचरण स्थान P का है। S हमने बताया कि S क्या करेगी बेटा, S विचरण करेगी ये वाले क्षेत्र पे, यहां से ये मुड़ जाएगी, इधर गई, इधर से इधर गई, इधर से ये मुड़ जाएगी, क्योंकि ये इधर जो तरल अवस्था है उसमें प्रवेश नहीं करती है। P की गति हमने बताया कि ये तरल में धीमी हो जाती है, वो अलग चीज है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये यहां से ऐसे टर्न हो जाएगी, इसको क्रॉस नहीं करेगी। एस वेव्स आपकी। अब L क्या करेगी, जो L वेव है बेटा ये यहां पे चलती है, काफी दूर तक चलेगी, धीमी गति से चलेगी और अधिक विनाशकारी ये वाली आपकी L वेव्स होंगी। और ये जो लाइन है, इस लाइन को ध्यान रखिएगा क्या बोला जाता है, तो इस लाइन को होमोसिस्मल बोला जाता है। होमोसिस्मल लाइन। क्लियर हो गया? बस इस ग्राफ को अपने दिमाग में बैठा दीजिए, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो रटेंगे कम, तो अपने आप क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। साथ में ही जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी वो इससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं लेके आऊंगी, ताकि आप लोगों का पूरी तरीके से ये वाला पोर्शन तैयार हो जाए। तो ध्यान यही रखना है कि कम पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है वो सॉलिड फॉर्म में पढ़ना है कि ये पूछा गया तो मेरा गलत नहीं होगा। आज के लिए इतना।